Hello dear student, in this video we are going to discuss about divide and conquer algorithms. Divide and conquer algorithm जो है वो हमारे algorithm डिजाइन टेक्निक्स को डिफाइन करती है, जिसे हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा था कि किस तरह से हमारी डिजाइन टेक्निक्स होती हैं जो एल्गोरिथम को अलग अलग तरह से आइडियली डिफाइन करेगी. राइट? अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक में क्या होता है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है और कौन कौन सी होती है, वो उसे आप उस वीडियो में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन ऑलरेडी कर रखी है. ओके, तो अब हम समझते हैं कि डिवाइड और कॉन्कर का एक्चुअली क्या मतलब है. राइट? जैसे कि आपको नाम से डिफाइन हो रहा होगा डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब क्या कर रहे हैं अपन, जो एक सर्टेन प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एल्गोरिथम का मेन काम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना. राइट? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो यहाँ पे हम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड में सबसे पहले प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कंबाइन करके एक कंप्लीट सॉल्यूशन ले रहे हैं. ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो हम ये देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर. लाइक मैंने लिखा है डिवाइड एंड कॉन्कर इज एन अप्रोच वेयर. यहाँ पे ये क्या है, एक अप्रोच है जिसमें हमें सिर्फ मेनली ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, डिवाइड. तो डिवाइड जो है किसे करेंगे अपन, जो भी आपकी पर्टिकुलर ओरिजिनल प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक ओरिजिनल लार्ज प्रॉब्लम है तो आप उसे डिवाइड करते हैं कुछ सब प्रॉब्लम्स में. ठीक है, अब आपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया. अब जो आपके पास सब प्रॉब्लम्स रेडी हैं, उन सर्टेन सब प्रॉब्लम्स के हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालना है इंडिपेंडेंटली. दैट मीन्स हर एक सब प्रॉब्लम का अपना एक सॉल्यूशन क्रिएट करना है. देन इसके बाद जो आपको सॉल्यूशन मिला है, इस पूरे के पूरे सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंबाइन कर लेना है और कंबाइन करके आपको उसे रिटर्न कर देना है. ठीक है, तो इसमें क्या मतलब हो कि मेनली डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम जो है वो 3 पॉइंट्स को डिफाइन करता है कि सबसे पहले जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कीजिए, उसके हर एक के सॉल्यूशन निकालिए सब प्रॉब्लम्स के, और उन सॉल्यूशंस को कंबाइन करके आपको रिटर्न करवा दे. राइट? तो यहाँ पे देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने यहाँ पर दिखाया है कि सपोज आपके पास कोई एक डेडिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इस डेडिकेटेड प्रॉब्लम को हम 3-4 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने P1, P2, P3, P4, तो यहाँ पे मैंने मेन प्रॉब्लम को कितने सेगमेंट में डिवाइड कर लिया, 4 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया. तो ये चारों हो गई मेरी सब प्रॉब्लम्स. ओके, अब हर एक सब प्रॉब्लम के लिए मैंने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया. तो दैट इज P1 के लिए आपका सॉल्यूशन हो गया P1, P2 के लिए सॉल्यूशन हो गया S2, P3 के लिए सॉल्यूशन हो गया S3, P4 के लिए सॉल्यूशन हो गया S4. दैट मीन्स कि हमारे पास ये सब प्रॉब्लम्स के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो गए. राइट? अब इन सॉल्यूशंस को हमें क्या करना है, आपस में कंबाइन करना है. तो कंबाइन करने से हमें क्या मिलने वाला है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन. तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो किसका होगा, आपकी मेन प्रॉब्लम का. ठीक है, बस इस प्रोसेस को ही हमें डिवाइड एंड कॉन्कर में फॉलो करना है. राइट? लेकिन इसे किस तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं ये तो हमें समझ में आ गया, बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना हमेशा जरूरी है. जैसे सपोज ये आपकी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जब आप मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है इनकी जो प्रोसेस होने वाली है, इनका जो वर्किंग होने वाला है, जो आपकी मेन प्रॉब्लम वर्क करेगी, सेम इन्हें भी वही वर्क करना है. यहाँ पे देखें हमने लिखा भी हुआ है डिवाइड की डेफिनेशन में, द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम
और रिलेटेड टाइप, दैट मीन्स जो आप सब प्रॉब्लम्स डिवाइड करने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बिल्कुल रिलेटेड होने चाहिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक हम बेसिक एग्जाम्पल से ही बात करते हैं। तो जैसे सपोज एक एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में 100 स्टूडेंट्स की सिटिंग है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक इन्विजिलेटर है और उस इन्विजिलेटर को पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दैट मीन्स कि 100 स्टूडेंट्स पर आपने सिर्फ एक इन्विजिलेटर दिया, जिसे क्या करना है, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अब अगर ये हर एक के पास जाए और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करे तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन केस 2, ठीक है, हमने सेकंड केस में क्या करा, आपको यहाँ पे 4 इन्विजिलेटर्स दे दिए और ये 4 इन्विजिलेटर्स को हमने कहा कि आपको ये 100 पेपर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो इन 100 को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो मैंने एक इन्विजिलेटर को 25 पेपर्स दे दिए, दूसरे को मैंने 25 दे दिए, तीसरे को मैंने 25 दे दिए, चौथे को मैंने 25 दे दिए। अब ये जो चारों इन्विजिलेटर है इनने जाके यहाँ 25 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 25 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ 25 कर दिया, यहाँ 25 कर दिया। अब इसको आप कंबाइन कीजिए, आपको क्या मिले, ये जो पेपर थे टोटल कितने स्टूडेंट में डिवाइड हो गए, 100 में। तो हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी, 100 स्टूडेंट्स को पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसे कितने सेगमेंट में डिवाइड कर दिए, 4 इन्विजिलेटर्स में डिवाइड कर दिए, 25 25 25 25। इन चारों ने काम क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन 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 डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और जब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या मिल गया कि 100 स्टूडेंट्स को पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट होंगे वो उससे रिलेटेबल होना चाहिए या फिर सेम होने चाहिए। क्लियर? ओके, तो अब मैं यहाँ पे डिवाइड और कॉन्कर एल्गोरिथम को क्या हर एक प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर दूंगी? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी आपकी लार्ज प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, उसे आपको छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। अगर आपके पास प्रॉब्लम छोटी है, अगर आपके पास प्रॉब्लम छोटी है तो आपको उसे जरूरत ही नहीं है सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर डेवलपर जो है वो डिवाइड और कॉन्कर एल्गोरिथम का यूज तब करता है जब भी उसे कुछ क्रिटिकल कोड लिखना होता है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको फ्लो समझ में आया कि डिवाइड एंड कॉन्कर वर्क किस तरह से कर रहा है। डन। अब हम क्या करते हैं, एक इंटरनल प्रोसेस समझ लेते हैं कि अगर कंप्यूटर के पास जब आपका ये एल्गोरिथम जाएगा तो इंटरनली ये प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एक इंटरनल डायग्राम देखेंगे, एक रॉ डायग्राम है। तो इंटरनल वर्किंग प्रोसेस कह लीजिए आप इसे। ओके, तो देखिए इंटरनल प्रोसेस को भी हम मेन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मैं इससे पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे, डेवलपर, कंपाइलर, रन टाइम सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर इंटरनल प्रोसेस समझने के लिए हमें ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो डेवलपर है, डेवलपर किसका यूज कर रहा है, आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का। तो उसने सबसे पहले क्या करी, एक टेक्निक पिक करी। अब इस टेक्निक के लिए उसने क्या लिखा, एक लॉजिकल कोड, ठीक है। उसने आपके हर एक प्रॉब्लम के लिए कोड लिख दिया, ठीक है, कि उसके क्या क्या अलग अलग सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, सब प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है वो कोड्स क्या क्या होने चाहिए। देन अब ये कोड आपका क्रिएट हो गया। अब इस कोड को आपने किसे सेंड कर दिया, कंपाइलर को। तो कंपाइलर उससे अंडरस्टैंड करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में आपके, राइट। तो कंपाइल कोड क्रिएट किया डेवलपर ने, कौन सी टेक्निक का यूज करके, डिवाइड एंड कॉन्कर। कंपाइलर जो है उससे क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा।
अब इसका थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज रन टाइम सिस्टम। तो यहाँ पे रन टाइम सिस्टम जो होता है वो परफॉर्म करता है मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिससे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, तो रन टाइम प्रोसेस सिस्टम जो है वो क्या करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। दैट मीन्स डेवलपर ने जो आपको मेन प्रॉब्लम क्रिएट करके दी है उसके हर एक सब प्रॉब्लम्स को पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म करवाएगा सेम टाइम पे, और उनसे मिलने वाले हर एक सॉल्यूशन को कलेक्ट करेगा, हर एक सॉल्यूशन को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके आपको एक फाइनल सॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी आपकी इंटरनल प्रोसेस कि डेवलपर किस तरीके से वर्किंग परफॉर्म करेगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में आई, डिवाइड एंड कॉन्कर का वर्किंग फ्लो समझ में आया, एंड इंटरनल प्रोसेस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट है एल्गोरिथम। आप डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए अगर एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमने क्या करा, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो DAC डैक नाम का मैंने क्या करा, फंक्शन बना लिया है। ये जो फंक्शन है इसमें मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया P। तो P जो है वो मेरी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम गए इसके बॉडी में जिसमें हमने कंडीशन लगाई इफ स्मॉल p। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास जो प्रॉब्लम है वो छोटी है ना, जरूरी नहीं है डेवलपर ने क्या करा, कोड लिख दिया है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का यूज करके। अब जरूरी नहीं है कि जो यूजर ने आपको इनपुट दिए वो हो क्रिटिकल है या फिर नहीं है, तो वो सबसे पहले वेरीफाई करेगा क्या प्रॉब्लम आपकी लार्ज है। अगर आपकी प्रॉब्लम स्मॉल है तो वो क्या करेगा, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन रिटर्न बैक कर देगा। ठीक है, अदरवाइज हमारा सेकेंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो सेकेंड पार्ट में क्या होने वाला है, याद आया आपको, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड पी को मतलब प्रॉब्लम को वो मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हमने P1 P2 P3 मल्टीपल सो ऑन P ऑफ P के तक के लेकर चले गए। ठीक है, जितने भी आपको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। देन इसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, कॉन्कर, मतलब हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अप्लाई डैक फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये जो डैक P1 आपको दिखाई दे रहा है, डैक P2 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका फंक्शन। लेकिन कैसा फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन। अगर आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है रिकर्सिव एल्गोरिथम, तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया है कि रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होती है, इसमें किस तरीके से रिकरेंस परफॉर्म होता है, रिकरेंस रिलेशंस कैसे क्रिएट होते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में हमारा जरूर देखें, मैंने जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मेंशन कर दी है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है आपका एक रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन का जो कॉल है कहाँ पर जाएगा, आपके मेन फंक्शन के बाद, है ना, मेन फंक्शन के पास जाएगा। तो अब ये जो पैरामीटर P था ये क्या बन गया फिलहाल टेम्पररी P1। तो P1 इफ स्मॉल P1, यस हमने इसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करा है तो डेफिनेटली ये स्मॉल होगा, तो इसका सॉल्यूशन रिटर्न बैक, तो आपको मिल गया यहाँ पे S1। देन इसी तरह से डैक P2 अगेन रिकर्शन परफॉर्म होगा, तो इस रिकर्शन मतलब सेल्फ कॉलिंग परफॉर्म होगी, तो यहाँ पर ये फिर से इसके पास गया। अब यहाँ पे ये जो P था ये क्या बन गया आपका P2, स्मॉल P2, डेफिनेटली स्मॉल है क्योंकि सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया है, तो फिर आपको क्या मिल गया यहाँ पे S2। तो इसी तरह से जितनी आपकी सब प्रॉब्लम्स होंगी उतने आपको सॉल्यूशंस जो है वो रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू, रिकर्शन फंक्शन के थ्रू मिलते हुए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपको हर एक सॉल्यूशन मिल गए
थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, कंबाइन। ओके, तो अब हम क्या कर देंगे इसको, डेक P1 फंक्शन का जो सॉल्यूशन है, डेक P2 का जो सॉल्यूशन है, डेक P तक के जो सॉल्यूशन है, ये सभी को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके आपको रिटर्न बैक कर देंगे। तो ये था हमारा एल्गोरिथम प्रोसेस डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए। ओके, अब डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम मेनली कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है, किस किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है, तो उसमें से मैंने यहाँ देखिए कुछ प्रॉब्लम्स लिख रखी है। सपोज आपको बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है तो यू हैव टू यूज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। ओके, तो क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, स्ट्रेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये 5 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिससे सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज करते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बाइनरी सर्च, क्विक शॉर्ट एंड मर्ज शॉर्ट। ओके, तो इन सभी एग्जाम्पल्स को हम अपकमिंग वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से परफॉर्म की जाती है और कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये था हमारा मेनली डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का पूरा वर्किंग प्रोसेस कि ये क्या है और किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो आपको रिकरेंस रिलेशन बनाने होते हैं। क्यों, यहाँ पे देखें एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम में आप यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, रिकर्शन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो जब भी रिकर्सिव एल्गोरिथम होती है आपकी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, रिकरेंस रिलेशन। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी है, तो आप एक बार हमारा रिकरेंस रिलेशन और रिकर्शन रिलेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं उसे जरूर देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।